तो बच्चा लोग, आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तीसरा पार्ट पढ़ने के लिए तैयार हैं। दो पार्ट आपको बता दिया गया है। हमेशा की तरह आपको एडवाइस किया जाता है कि वो दो पार्ट तैयार कर लें, उसके बाद ही तीसरा पार्ट को देखेंगे, बेहतर समझ में आएगा। आज इस तीसरा पार्ट में हम लोग लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में जानेंगे। लीजिए, आज का हम लोगों का टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, लीजिए दिया गया लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसी का दूसरा नाम हम लोग लिखने वाले हैं और फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लीजिए, यहां पर शब्दों का मतलब आप जानेंगे। पहले आज का टॉपिक है लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस शब्द क्या है? लॉज, LAWS, जिसका मतलब नियम होता है। नियम, जब एक से ज्यादा नियम होता है तभी तो हम लोग लॉज का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट 1 में हम आपको बता चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड को डालकर जब करंट को पास किया जाता है तो फिर सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर। सब्सटेंस डिपॉजिट होता है इलेक्ट्रोड पर। ऐसे प्रोसेस को ही आप क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। यही कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। इसी को जस्ट हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस के नाम से पुकारते हैं। तो फिर इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड कुछ नियम कायदा बनाया गया था फैराडे के द्वारा। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस किया गया और उसके बाद फैराडे ने कुछ फैक्ट को, कुछ सच्चाइयों को अपनी आंखों से देखा और उसी को उन्होंने नियम के रूप में दुनिया के सामने पेश किया। तो फिर ऐसे नियमों को ही कहा गया लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। चूंकि ये सारा नियम, ये दो नियम इनफैक्ट इन्होंने दिया है, ये दोनों नियम चूंकि फैराडे ने दिया था, इसीलिए इसका नाम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी रखा गया। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोले या लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोले, दोनों का एक ही मतलब होने वाला है, क्योंकि कोई और वैज्ञानिक तो कोई नियम दिया नहीं है इलेक्ट्रोलिसिस से रिलेटेड। इसलिए जब लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बोला जाता है तो इसका मतलब फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ही समझा जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया, फैराडे नामक वैज्ञानिक ने दो नियम दिया है। तो जब दो नियम इन्होंने दिया तो सबसे पहले हम लोग कौन सा नियम सीखेंगे? अरे भाई, पहला नियम सीखेंगे, और क्या। तो सबसे पहले हम लोग पहला नियम डिस्कस करेंगे। क्या है पहला नियम? अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो भाई, ये जो नियम है वो एक्सपेरिमेंट पर आधारित है। तो जो फैराडे ने एक्सपेरिमेंट किया था, क्या उन्होंने किया था, चलिए वो हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद आपको नियम भी बताएंगे। तो लीजिए, समझिए, ये रहा एक बर्तन, इसमें पानी लिया गया और एक कंपाउंड को हम लोग डाल देते हैं जो आयनों में टूटने वाला है, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। तो लीजिए, इस इलेक्ट्रोलाइट को आप पानी में डालते हैं, ये फटाफट A+B- में टूट गया। A+B- में टूट गया। क्लियर है? और अब इसमें दो इलेक्ट्रोड को हम लोग डाल देते हैं, दो मेटालिक रॉड को डाल देते हैं और इन्हें बैटरी से जोड़ दिया गया। लीजिए, सेल से जोड़ दिया गया। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। बोर्ड या कॉपी में बैटरी को इसी तरीके से दिखाया जाता है। तो आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भाई, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, इसमें दो इलेक्ट्रोड को डालकर इसमें बैटरी से जोड़ दिया गया दोनों इलेक्ट्रोड को और करंट इलेक्ट्रिसिटी को इसमें भेजा जा रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जा रहा है। करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा नाम चार्ज भी होता है। तो जब इसमें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं तो बोलिए, A+ यहां जमा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, A के रूप में होगा। B- यहां जमा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। आखिर कितना जमा होगा? A+ का यहां कितना जमा होगा? B- का यहां कितना जमा होगा? इसी कितना का जवाब फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोगों को मिलता है। यही जवाब पहला नियम हम लोगों को देता है।
तो जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, जिसका दूसरा नाम है चार्ज को भेजा जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है, तो इलेक्ट्रोड पर आखिर कितना सब्सटेंस जमा होगा, इस इलेक्ट्रोड पर आखिर कितना सब्सटेंस जमा होगा, इसी के बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस जानकारी देता है। क्या कहता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या कहता है? When current electricity is passed through electrolytic solution, when current electricity is passed through electrolytic solution, the amount of substance deposited on electrode is directly proportional to amount of current electricity which is passed through the electrolytic solution. मतलब क्या हुआ कि भाई जब इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी को आप भेजते हैं तो इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लीजिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, W प्रोपोर्शनल टू Q, जहां W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, और Q क्या है? अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी विच इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। तो यही तो है पहला नियम। तो क्या है पहला नियम? फिर से हम आपको बता दें, जब किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है तब इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, भेजे गए करंट इलेक्ट्रिसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी W प्रोपोर्शनल टू Q ऐसा होता है। तो फिर इसे आप कहेंगे गुरुजी बढ़िया से समझ में नहीं आया, थोड़ा हल्का शब्द का उपयोग करते हुए बताइए ना, साधारण शब्द का उपयोग करते हुए बताइए। तो चलिए अब सुनिए, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। कोई आदमी पूछेगा आपसे कि बता रहे क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है ये बता। आप बोलिएगा जितना भेजेंगे उतना जमा होगा, जितना भेजेंगे उतना जमा होगा। सुनने वाला बका के पूछेगा क्या भेजेंगे, आप कहेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे। फिर वो पूछेगा कहां से भेजेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से भेजेंगे। क्या जमा होगा? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होगा। कहां जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। इन सारे प्रश्नों के जवाब को मिला दिया जाए तो तैयार हो जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो समझने वाला भाषा में क्या बोलेंगे? जितना भेजेंगे उतना जमा होगा। क्या भेजेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजेंगे। क्या जमा होगा? सब्सटेंस जमा होगा। कहां जमा होगा? इलेक्ट्रोड पर जमा होगा। और कहां से करंट भेजेंगे? तो भाई इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से भेजेंगे। तो फाइनली चलिए फिर से एक बार हम आपको सुना दें फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज W प्रोपोर्शनल Q। आंसर लिख दिया गया, लीजिए W प्रोपोर्शनल Q दे दिया गया। और अब मालूम आपको जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो इक्वल टू का साइन लगाते हैं और एक कांस्टेंट भी मारते हैं। तो लीजिए दिया गया W बराबर Z इंटू Q। देखा आपने, प्रोपोर्शनल का साइन हट गया, इक्वल टू का साइन लग गया और एक कांस्टेंट भी मार दिया गया। और इसी कांस्टेंट को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। ये क्या है? कांस्टेंट है और इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या होता है डेफिनेशन आगे कुछ देर के बाद में बताएंगे, फिलहाल तो आप इसका नाम सुनकर संतोष कर लीजिए। इसको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं। तो W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। Z क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और Q क्या है? अमाउंट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज पास थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और अब आपको मालूम Q इक्वल टू C इंटू टी होता है। Q इक्वल टू C इंटू टी। इलेक्ट्रोस्टैटिक आप पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का पहला ही पॉइंट में यह बताया जाता है चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम होता है। चार्ज इक्वल टू करंट इंटू टाइम, I इंटू टी आपने फिजिक्स में सुना होगा। यहां पर करंट को हम C से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो Q बराबर C इंटू टी होता है, जहां Q क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी चार्ज इन कूलम, C क्या है? करंट इन एम्पियर, और T क्या है? टाइम इन सेकेंड। तो Q इक्वल टू C इंटू टी होता है। और अब लीजिए लिखते हैं देयरफॉर W इक्वल टू हो जाएगा Z इंटू C इंटू टी। ऐसा हो चुका। लीजिए इसको बॉक्स में बंद कर दिए। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके पास आ चुका।
तो कोई पूछे, हाँ बाय द वे आपको बता दें इसे मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। कोई पूछेगा कि अरे भाई फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को मैथमेटिकली कैसे कहेंगे, तो आप कहेंगे W बराबर Z से T, W बराबर Z से T, जहां W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, Z क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, C क्या है, करंट इन एम्पियर, T क्या है, टाइम इन सेकेंड। तो ये था फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो यही है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसे एज ए फॉर्मूला आपको याद रखना है, W बराबर Z से T, ऐसा होता है फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो अब बताइए किसको क्या दिक्कत है इसमें। फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बड़ी मामूली सा बात है भाई, हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजते हैं और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इलेक्ट्रोड पर जमा होता है। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा भेजेंगे तो ज़्यादा जमा होगा, कम भेजेंगे तो कम जमा होगा, नहीं भेजेंगे तो नहीं जमा होगा। यही तो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बस इसमें इतना ही था। तो एग्जाम में आपसे जब पूछेगा बोर्ड एग्जाम में, तो आपको यहीं तक लिखना है, लेकिन इसको समझने के लिए कुछ छोटा छोटा बात आया, आइए अब उसको थोड़ा क्लियर करते हैं। छोटा छोटा बात, जैसे यहां लीजिए, हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं। लीजिए, इसको नोट में आप लोग लिख लेंगे, ये विशेष जानकारी वाला बात है। जब एग्जाम में इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के बारे में अलग से पूछेगा तभी आप लिखेंगे, फर्स्ट लॉ जब पूछेगा तब तो यहीं तक आपको लिखना है। तो लीजिए, नोट का पहला नंबर पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, जिसको संक्षेप में हम लोग ECE कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, अब इसके बारे में आपको जानना है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अब इसके बारे में आप जानिए। आपको मालूम, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, आपको मालूम W इक्वल टू Z से T होता है। लीजिए, ऐसा मालूम है आपको, अभी कुछ ही देर पहले आपको बताया। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वी नो दैट W इक्वल टू Z से T। अब बताइए W क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर जो सब्सटेंस का अमाउंट जमा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? W इक्वल टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। उसके बाद लीजिए, Z क्या है आपका? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ECE लिख दिए। C क्या है आपका? करंट इन एम्पियर, करंट इन एम्पियर हो गया। और ये T क्या है भाई? T है टाइम इन सेकेंड, टाइम इन सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, आगे का बात करते हैं। अगर हम लोग यहां पर C इक्वल टू 1 एम्पियर ले लें, लीजिए लिख दिया गया, इफ C इक्वल टू 1 एम्पियर, C इक्वल टू 1 एम्पियर लिए, T इक्वल टू 1 सेकेंड लिए। देखिए, C इक्वल टू 1 एम्पियर लेते हैं और T इक्वल टू 1 सेकेंड लेते हैं, तो फिर क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहां पर 1 इंटू 1 तो ले देखिए क्या हो जाएगा? W इक्वल टू Z, W इक्वल टू Z हो गया। अब इसका क्या मतलब है? W इक्वल टू Z हो गया तो इसका क्या मतलब होगा? अगर किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए हम लोग भेजेंगे, किसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए भेजेंगे, तो बोलिए इलेक्ट्रोड पर सब्सटेंस जमा होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अरे ज्यादा हो कम होगा तो जरूर बिल्कुल जमा होगा, और जो भी जमा होगा बस उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहेंगे। तो क्या कहेंगे? इफ 1 एम्पियर करंट is passed through electrolytic solution for 1 second, then amount of substance deposited on electrode is known as electrochemical equivalent। उसी को हम लोग electrochemical equivalent बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को डिफाइन करने के लिए आपको निश्चित रूप से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए भेजना पड़ेगा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से। और जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से भेजेंगे
तब ऐसे हालत में इलेक्ट्रोड पर जो भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जमा होगा बस उसी को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कहा जाता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। एक एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। लीजिए एग्जाम्पल देखिए, ये रहा AgNO3 सॉल्यूशन। भाई पानी 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 लेते हैं और इसमें AgNO3 को डालते हैं। जैसे AgNO3 को डालेंगे तो वो टूट जाएगा Ag प्लस और NO3 माइनस में। Ag प्लस और NO3 माइनस में टूट गया। दो मेटालिक रॉड को डाल दीजिए और इसको आप सोर्स ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ दीजिए, बैटरी से जोड़ दिए। अब आप क्या कीजिए, इसमें 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए भेज दीजिए। जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए भेज देंगे तो फिर पता चला यहां पर सिल्वर जमा होता है, सिल्वर जमा होता है। कितना वेट ऑफ सिल्वर जमा हुआ, लीजिए ये अब आपको दिखा दें, 0.00118 ग्राम। ऐसा एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हम आपको बता रहे हैं। जब AgNO3 सॉल्यूशन से 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड के लिए भेज दिया जाता है तो इस इलेक्ट्रोड पर सिल्वर का जमा होता है 0.00118 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ, सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मान क्या हो जाएगा, लीजिए Z फॉर Ag लिख दिया गया इक्वल टू 0.00118 लीजिए दिया गया 0.00118। यस, ये हो जाएगा सिल्वर का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का वैल्यू। आपको बता दें Z का मान हर मेटल के लिए अलग अलग होता है। भाई सिल्वर के लिए दुनिया जहान में हर जगह इतना ही होता है, इसलिए इसे सिल्वर के लिए कांस्टेंट कहेंगे, लेकिन सोडियम के लिए बदल जाएगा, एल्युमिनियम के लिए बदल जाएगा। तो भाई अलग अलग मेटल के लिए अलग अलग होता है, लेकिन जिसके लिए जो होता है वो तो हमेशा फिक्स होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। तो यही था ऑल अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। अब नोट का दूसरा नंबर पॉइंट के बारे में जानिए। दूसरा नंबर पॉइंट, सेकंड नंबर पॉइंट, हम लोग डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी और करंट में क्या डिफरेंस होता है, ये अब हम लोगों को समझना है। लीजिए ये हम लोगों का अगला पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा दोनों में डिफरेंस, ये अब हम लोगों को सीखना है। तो लीजिए पहला जो डिफरेंस होगा वो तो डेफिनेशन के आधार पर हम लोग दे देंगे। डेफिनेशन के आधार पर क्या है डेफिनेशन करंट का, भाई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग करंट कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, वही कहलाता है करंट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन आपको अभी अभी हम बताए, Q इक्वल टू C इंटू टी होता है। लीजिए चार्ज कहिए या करंट इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात होता है, तो Q बराबर C इंटू टी होता है। अब देखिए इफ C इक्वल टू 1 एम्पियर एंड T इक्वल टू 1 सेकेंड दिया गया, C इक्वल टू 1 एम्पियर, T इक्वल टू 1 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा Q इक्वल टू 1 इंटू 1, यहां वैल्यू पुट कीजिए 1 इंटू 1 एम्पियर सेकेंड हो गया, जिसको हम लोग कहेंगे Q इक्वल टू 1 कूलम। भाई एम्पियर सेकेंड को ही कूलम कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी कंडक्टिंग वायर से 1 एम्पियर का करंट 1 सेकेंड के लिए पास होता है तो बस इसी को 1 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। यही कहलाता है 1 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह डिफरेंशियल के आधार पर पहला अंतर हो चुका। उसके बाद दूसरा अंतर जानिए। भाई आपको मालूम करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। करंट का यूनिट एम्पियर होता है और करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो ये सेकेंड डिफरेंस था। दो डिफरेंस आपको बता दिए। पहला डिफरेंस डिफरेंशियल के आधार पर, लीजिए फिर से रिपीट कर दें। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉन एज करंट। जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसी को हम लोग करंट कहते हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंशियल बताया आपको कि जब किसी कंडक्टिंग वायर से
1 एम्पियर करंट 1 सेकेंड के लिए पास करेगा तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, 1 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी को जस्ट 1 कूलम करंट इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। और दूसरा डिफरेंस हम आपको बताएं, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, आप सभी को पता होगा ही, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये दो डिफरेंस काफी है। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को जब हम लोग समझ रहे थे तो कुछ छोटा छोटा बात आया जिसको क्लियर किया गया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में इतना ही है। वैसे एक चीज छोटा सा बात और भी हम आपको बता दें, एक थर्ड नंबर पॉइंट लीजिए, नोट का तीसरा नंबर पॉइंट में आपको बता देते हैं। Z इक्वल टू होता है, Z इक्वल टू E/F, ऐसा होता है। देखिए Z इक्वल टू E/F होता है, जहां E को हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं या इसी का दूसरा नाम होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट बोलिए या केमिकल इक्विवेलेंट बोलिए, दोनों का एक ही मतलब है। तो लीजिए E इक्वल टू दिया गया केमिकल इक्विवेलेंट या इसी का दूसरा नाम होगा इक्विवेलेंट वेट, ऐसे दे दिए। और F क्या है भाई, F क्या है, ये है आपका फैराडे। फैराडे, ये है फैराडे, F को हम लोग फैराडे कहते हैं। तो फैराडे करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है, कूलम भी यूनिट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट होता है। आपसे कोई पूछेगा फैराडे और फैराडे और कूलम में क्या रिलेशनशिप है, फैराडे और कूलम में क्या संबंध है, आप सोचेंगे कि फैराडे तो वैज्ञानिक का नाम और कूलम भी वैज्ञानिक का नाम, क्या दोनों चाचा भतीजा था? नहीं, ऐसा नहीं। जब आपसे फैराडे और कूलम में रिलेशनशिप पूछे तो इसका मतलब है 1 फैराडे इक्वल टू होता है 96,500 कूलम, 96500 कूलम, 96500 96,500 कूलम, 96,500 कूलम, यही है दोनों के बीच का संबंध। तो Z इक्वल टू E/F होता है। E को हम लोग केमिकल इक्विवेलेंट कहते हैं या इक्विवेलेंट वेट भी कहते हैं, F को फैराडे कहते हैं और F का मान होता है 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। ये है दोनों के बीच संबंध। खास बात क्या है, ये जो 96,500 कूलम आप सुने, इसी को फैराडेज कांस्टेंट भी कहा जाता है। यही कहलाता है फैराडेज कांस्टेंट। इसी को जस्ट हम लोग फैराडेज कांस्टेंट भी कहते हैं। यही कहलाएगा फैराडेज कांस्टेंट। 96,500 कूलम को ही हम लोग फैराडेज कांस्टेंट के नाम से भी पुकारते हैं। तो फिर फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अनुसार आप जानते हैं W इक्वल टू Z इंटू C इंटू T होता है। तो अब हम लोग Z के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बोलिए E/F। Z के जगह पर E/F लिख सकते हैं। तो W बराबर E/F इंटू C इंटू T भी होता है, जो अगली क्लास में इस पर जब हम लोग बहुत सारा न्यूमेरिकल बनाएंगे ना, तो वहां पर इनका यूज होने वाला है। तो आज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम यहीं पर खत्म करेंगे, लेकिन आपको होमवर्क दिया जा रहा है। अगर नहीं करें तो भाई अगला क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो बहुत ऑनेस्टली आप लोग घर में इसे तैयार करेंगे। उसके बाद अगले क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पर बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे, जो बेसिक प्रॉब्लम होगा, हाईली अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम होगा, और वो कॉम्पिटिटिव टेस्ट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम दोनों जगह पूछा जाने वाला होगा। तो इस संदेश के साथ आज का पढ़ाई समाप्त।